नमस्कार, मैं जनभक्त गौतम। और जिस तरीके से हमने आपको कल खबर दी थी कि भारत नाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, देश का नाम भारत होना चाहिए, इस मांग को लेकर उस पर सुप्रीम कोर्ट 2 जून को सुनवाई करेगा। और इसके बाद तमाम लोगों को इस बात से खुशी हुई थी, लेकिन कांग्रेस को इस बात से मिर्ची लगना लाजमी था। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अपने एक सांसद को इस बात का विरोध करने के लिए मैदान में उतार भी दिया। और इस सांसद का नाम है उदित राज, जो कि पहले भारतीय जनता पार्टी में सांसद हुआ करता था, लेकिन इस बार वो सांसद भी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस उसने ज्वाइन की। और उसके बाद इस व्यक्ति ने जो ट्वीट किया इस पूरे मामले को लेकर, वो आप समझ सकते हैं कि कितना विवादास्पद है, कितना निंदनीय है और कितना गैर जरूरी भी है। उदित राज ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है कि देश का नाम इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। भारतीय संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम है, सावधान रहें। इसके पीछे जो सोच है हिंदू राष्ट्र तक पहुंचने का, किसी हाल में ये नहीं होने देंगे। INC इंडिया, यानी कि भारत का जो नाम है भारत, उसको भी हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इससे दिक्कत है। और कांग्रेस का एक नेता कह रहा है कि हम ये नहीं होने देंगे। संविधान में भारत और इंडिया दोनों लिखा है, हम उसको नहीं हटने देंगे। ये सोच कांग्रेस की आज से नहीं है, बल्कि जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से है। चूँकि हम आपको कल भी बताया था कि किस तरीके से संविधान सभा के अंदर इस बात पर चर्चा हुई थी कि भारत का जो नाम है भारत ही होना चाहिए, और हमें ये जो इंडिया नाम अंग्रेज़ों द्वारा दिया गया है इसको हटा देना चाहिए। और इसको लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में एक चर्चा रखी थी, और उस चर्चा में तमाम लोग शामिल थे। उन सभी ने इस चर्चा में एक स्वर से कहा था कि हाँ, हमारा प्राचीन नाम भारत ही है और देश का नाम भारत ही रहना चाहिए। लेकिन उस समय भी कांग्रेस की यही स्थिति थी, और कांग्रेस यही चाहती थी कि भारत को भारत नहीं बल्कि इंडिया पुकारा जाना चाहिए। और यही तर्क जवाहरलाल नेहरू ने उस संविधान सभा में दिए थे। और ये कहा है, M.O. मथाई नाम के जवाहरलाल नेहरू के पूर्व सेक्रेटरी ने अपनी किताब में लिखा था, ये सारी चीज़ें डिटेल लिखे थे कि किस तरीके से जब भारत के नाम पर चर्चा की बात आई तो जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया कि ऐसा करने से हमारा नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। पूरी दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है और हम एक सक्सेशन स्टेट के तौर पर काम नहीं कर पाएंगे, हम एक नए देश के तौर पर जाने जाएंगे। UN में हमें दोबारा से मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तमाम जगह पर जहाँ हमारी एम्बेसी चलती है वहाँ पर भी हमें नए सिरे से एम्बेसी को गठित करना पड़ेगा, क्योंकि पुराना नाम इंडिया वहाँ ऑब्जेक्शनेबल हो जाएगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए हमें पुराना नाम ही रहने देना चाहिए। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दूसरे जो राष्ट्रवादी लोग थे, सरदार पटेल जैसे, उन्होंने कहा था कि क्या इतनी छोटी सी बात के लिए हम अपने नाम को सदा के लिए त्याग देंगे। तो इस पर भी जवाहरलाल ने ये कहा था कि आगे इसमें कुछ बदलाव धीरे धीरे करेंगे, और वो बदलाव कभी नहीं हुए। जवाहरलाल नेहरू की उस चालाकी की वजह से आज तक हम इंडिया बने हुए हैं, भारत नहीं बन पाए। आज भी दुनिया के नक्शे में भारत नाम का कोई देश नहीं है। हम अपना जब नक्शा छापते हैं तब जरूर उसमें भारत लिख देते हैं। जो इंटरनेशनल ग्लोब होता है उसमें भारत नहीं इंडिया दिखाई देता है। और यही वजह है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने तो उन्होंने अपने जो अर्दली वगैरह होते हैं, बैंड होता है जो आर्म बैंड, उस पर उन्होंने कहा था कि इस पर मैं इंडिया नहीं लिखने दूंगा, इस पर भारत ही लिखा जाएगा। और इसी वजह से आज भी वो भारत चला रहा है। नहीं तो अगर जवाहरलाल नेहरू का बस चलता तो वहाँ भी आपको इंडिया देखने को ही मिलता। और यही स्थिति आज भी कांग्रेस की बनी हुई है। सोनिया गांधी के इस खास चमचे ने जो कहा है वो आप समझिए कि कांग्रेस की ही नीति है, कांग्रेस का यही नीति है। वो न तो भारत शब्द सुनना चाहती है और ना ही वो, जैसा कि इसने कहा कि हिंदुओं से भी कांग्रेस को नफरत है। और यही कहने की कोशिश उदित राज ने की है कि हम हिंदू राष्ट्र से नफरत करते हैं, हम भारत शब्द से नफरत करते हैं। और इसके लिए उसने बचाव के लिए अपने आप को छुपाने के लिए संविधान का हवाला दिया है। जबकि उदित राज को नहीं पता कि संविधान सभा के ज़्यादातर जो सदस्य थे वो सभी चाहते थे कि देश का नाम भारत ही होना चाहिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें नाम दिया है या जो ब्रिटिशर्स ने नाम दिया है, हम अगर उसको ढोते रहेंगे तो हम मानसिक गुलामी से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे।
लेकिन कांग्रेस मानसिक गुलामी से बाहर आना भी नहीं चाहती है और यही वजह है कि इटली की एक महिला आज भी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हुई है, जो महिला अपने असली नाम को पुकारे जाने पर लोगों के ऊपर मुकदमे करा देती है, जो महिला कई साल तक भारत में रहते हुए भारत की नागरिकता नहीं लेती है और जिसके बेटे के ऊपर भी डबल नागरिकता के केसेस अभी चल रहे हैं। ऐसी महिला के गुलाम बनी हुई है पूरी की पूरी कांग्रेस और इसी गुलामी मानसिकता की वजह से आज वो देश के प्राचीन नाम को भी स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपने उल जलूल बयानों के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, पर कभी कभी वो सच्चाई भी बोल देते हैं और वो सच्चाई बहुत ज़्यादा कड़वी होती है कांग्रेस के लिए। इनमें सबसे आगे जो नाम आता है वो है अधीर रंजन चौधरी का। अधीर रंजन चौधरी से अभी एक चैनल के कार्यक्रम में ये पूछा गया कि जो यूपी के अंदर बसें आनी थी उस पर आप क्या कहोगे, तो उसने कहा कि हम तो बस लाना चाहते थे और बस लानी चाहिए लेकिन सरकार ने रोक दिया। और फिर जब ये पूछा गया कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए आपने कितनी बसें दी कांग्रेस से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें सभी पार्टियों ने मदद की जब हमने अपने प्रवासियों को बुलाया और ख़ासकर बीजेपी के एमपी और एमएलए ने, अगर उनके रास्ते में कहीं हमारे यहाँ के प्रवासी फंसे हुए थे, मैंने उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने मेरे फ़ोन के ही बल पर, मेरे फ़ोन की ही बिना पर उन लोगों को खाना खिलाया और उन लोगों की मदद भी की। यानी कांग्रेस में एक आध आदमी ऐसा है, वैसे तो ज़्यादातर जो बयान होते हैं अधीर रंजन चौधरी के वो बहुत ज़्यादा उलझलूल होते हैं और कई बार उनकी वजह से कांग्रेस पार्टी उससे किनारा कर लेती है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी कभी कभी सच्चाई को भी बेबाकी से बोल जाते हैं, जैसा कि ममता बनर्जी के मामले में उन्होंने किया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो कोरोना वायरस से लड़ने की इस लड़ाई में पूरी तरह से विफल रही है और जो तूफान आया था उसके बाद भी जो लोगों की स्थिति बदतर हुई है, इसके लिए भी केंद्र सरकार को यहाँ पर सेना भेजनी चाहिए। उससे पहले अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में कई बार के जो राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर चुके हैं। दूसरी तरफ नेता हैं कपिल सिब्बल टाइप के, जो सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहने की कोशिश करते हैं कि देश के अंदर 12 करोड़ प्रवासी श्रमिक हैं, सरकार अभी तक 1 करोड़ के लगभग लोगों को निकाल पाई है, तो 11 करोड़ का क्या होगा, जिसको लेकर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट भी किया था कि कपिल सिब्बल ये कैसे कह सकते हैं कि जितने लोग दूसरे राज्यों में काम करने गए हैं वो सब के सब आज भी उसी स्थिति में हैं कि वो अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने उन राज्यों में अपना स्थायी निवास बना लिया है, वो वहाँ के बासिंदे होकर रह गए, उनकी वहाँ पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अच्छे खासे संबंध हैं, वो वहाँ से छोड़कर नहीं जाना चाहते। लेकिन कांग्रेस आज भी उसी इतिहास में बैठी हुई है और ये कह रही है कि उन 11 करोड़ प्रवासी मजदूरों को अभी तक आपने क्यों नहीं निकाला है। और जब केंद्र सरकार ने अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 का प्रस्ताव दिया है, तब कपिल सिब्बल की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब आप लॉकडाउन लगाते हो और बीमारी कंट्रोल में नहीं हुई है तो फिर इसको खोल क्यों रहे हो। यानी कांग्रेस को लॉकडाउन लगाने से भी आपत्ति है और लॉकडाउन जब खोलने की बात होती है तब भी कांग्रेस को आपत्ति होती है। कहावत वही है कि आप कुछ भी कहिए लेकिन आपको आपत्ति ही सुननी पड़ेगी कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि वो कांग्रेस का जो घराना है जिसके आदेशों पर ये पार्टी चलती है वो कभी भी किसी भी अच्छे काम की प्रशंसा करने की सोच ही नहीं सकता है। अच्छा काम अगर होगा भी तो वो ऐसा काम कर देंगे जिससे दुश्मनों को फ़ायदा हो, दूसरे देशों को फ़ायदा हो, लेकिन अपने देश को फ़ायदा नहीं होना चाहिए। और यही कहने की कोशिश की है कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने। उसने ये कहा है कि पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ गलत काम किए हैं, देश को गुमराह किया है, देश को पीछे धकेल दिया है। और उससे पहले ऐसा लगता है कि रणदीप सुरजेवाला ये कहना चाहते हैं कि उससे पहले जो देश था वो एकदम बहुत बल्लियाँ उछल रहा था, भारत का एक एक मजदूर हवाई जहाज से यात्रा कर रहा था और राहुल गांधी ही उनको सोने के सिक्के रोज बांटा करते थे। मनमोहन सिंह जो भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं और अर्थशास्त्री भारत के ही नहीं वो दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने तो देश का इतना बड़ा काम किया था कि देश के जो आम नागरिकों का 85 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा था उसका 80% उन्होंने बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को कर्ज के रूप में बांट दिया था, और वो भी केवल फ़ोन के दम पर। जब भी कभी फ़ोन आ जाता था कांग्रेस मुख्यालय में या कांग्रेस के उस मुख्य घर में
तब उनको लोन दे दिया जाता था, जिसका नतीजा ये हुआ कि माल्या से लेकर नीरव मोदी तक और चौकसी से लेकर तमाम ऐसे लोग हुए जो देश का पैसा लेकर भाग गए। लेकिन कांग्रेस की तारीफ देगी है कि कर्म तो उसके थे, लेकिन उसका दोष आज भी वो मोदी सरकार को देती है। जो एनपीए बैंकों का हो गया उसका दोष भी मोदी सरकार को देती है, लेकिन मोदी सरकार ने उस एनपीए को भी एसेट्स में बदलने का काम किया और जिस तरीके से उस पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ढर्रे पर बनाए रखा, उसकी तारीफ करने की बजाय कांग्रेस ये कहती है कि हमारे ज़माने में इस देश में सब कुछ अच्छा था और पिछले 6 सालों में इस देश को बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन 130 करोड़ लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को उन्होंने दोबारा से वोट देकर और भारी बहुमत से जिताया, जो कि कांग्रेस को आज तक स्वीकार नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।